नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं हमारा खास प्रोग्राम सशक्त भारत सशक्त नारी, जिसमें हम हर दिन एक ऐसी महिला से मिलते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करके समाज के लिए मिसाल कायम की है। ऐसी महिलाएं हमारे समाज को न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि साहस भी देती हैं। आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायी महिला जो केजीएमयू की प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सुजाता देव जी, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के प्रोफेसर है और साथ ही युवा स्वास्थ्य उत्कृष्ट केंद्र की नोडल ऑफिसर भी है। और वो स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान में 15 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ विशेषज्ञ है। डॉक्टर सुजाता देव मासिक धर्म स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने में भी काफी सक्रिय रूप से शामिल है और ये वीडियो इस बारे में बताती है कि किस तरीके से एक समाज सेविका के रूप में भी डॉक्टर सुजाता देव जी जो है वो काम करती। तो सबसे पहले डॉक्टर सुजाता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आपका भी बहुत नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आज हम जो भी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर सुजाता दी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको डॉक्टर बनने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है और क्या बचपन से ये सपना था? हाँ, जैसे कि पहले जो होता था कि जो पेरेंट्स होते थे हम लोग उनके उसके चलते थे। तो जो मेरे फादर थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे और वो ये चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं हर फील्ड में जाएं। जैसे हम 3 भाई बहन थे, तो एक हमारे जो जैसे बड़े ब्रदर थे वो आईएएस ऑफिसर बनने, उन लोगों का बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। और लड़कियों के लिए स्पेशली वो बहुत चाहते थे कि मतलब लड़कियों को डॉक्टर बनना चाहिए। तो वो हमारे लिए एक हमारे जो फादर थे वो बहुत मतलब कि एक मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरे फादर मेरे रोल मॉडल थे और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अगर बात करें डॉक्टर सुजाता जी की, जो आपका शुरुआती सफ़र था डॉक्टरी का वो कैसा बीता, कैसा था एक्सपीरियंस उसका? जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग जब बचपन में होते थे तो हम पेरेंट्स से जैसे बहुत जुड़ते थे और वो एक हम लोग को मतलब गाइड करने का भी काम उन्हीं का होता था और हमारे घर में भी ऐसी ही कुछ मतलब माहौल था। और शुरुआती दौर पे हम लोग जैसे शुरू से एक मन बन जाता है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उस जैसे हमने साइंस साइड लिया, फिर हमने फिर बहुत मेहनत की और फिर तब जाकर के हमने मतलब अपना एंट्रेंस पास किया और फिर हम धीरे धीरे अपना एमबीबीएस क्रॉस किया। गायनेकोलॉजिस्ट एक हमारा एक बहुत बड़ा मन था, क्योंकि हमेशा ये लगता था कि जो भारत देश में महिलाएं हैं उनकी जो स्वास्थ्य की जो देखभाल है उतनी नहीं हो पाती जो क्या कहते एक बाकी हम ये कहें कि मेल मेंबर्स की है या इस तरह से है, उस तरह की हो पाती है। तो ये एक बहुत था कि नहीं, किसी भी तरीके से महिलाओं को जो स्वास्थ्य का मतलब देना है उन स्वस्थ होनी चाहिए। जैसे कि ये इस बार का जो थीम है कि स्वस्थ महिला सशक्त समाज, तो उसको एक दिमाग में बहुत रहता था। तो इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट बनना एक जो सपना था वो मतलब हो गया पूरा एंड आज हम इस मुकाम पे हैं। आप एक समाज सेविका के रूप में भी काम करती हैं, महिलाओं के लिए हमेशा आगे आकर चाहे उनकी समस्याओं को सुनना हो या फिर उनकी मदद के लिए हमेशा आप आगे रहती हैं। कैसे ये सब पूरा मैनेज होता है आपका? देखिए, मैं जहाँ काम करती हूँ तो ये एक सरकारी अस्पताल है, जैसे मतलब ना किंग जॉर्ज मेडिकल, और वहाँ पे ना सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल बल्कि स्टूडेंट्स हैं। और जब हम देखते हैं सामाजिक सेवा करने का आपका अंदर से मन करता है, कोई आपको थोप नहीं सकता। और मैं हमेशा देखती थी कि जैसे कि जो भी मतलब महिलाएं हैं जो उस पहुंच को नहीं मतलब ले पा रही हैं या घर में उनके ऐसा माहौल नहीं है या वो उतनी मतलब उनका सामर्थ्य नहीं है कि उस चीज़ तक पहुंच पाए, तो इसलिए लगता था कि अगर हम इस लायक हैं कि हम इनको कुछ अच्छा दे सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के फॉर्म में हो या कभी उनको कोई भी किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े उसको पूरा करने के फॉर्म में। तो अगर हम इतने सक्षम हैं तो हम अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर फैमिली बैकग्राउंड पर बात करें सुजाता जी, तो आपकी बेटी भी एक डॉक्टर है। जी, तो जैसे कि मेरे तो हस्बैंड भी फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं वो भी, और बेटी वो कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर है की फैमिली है तो बच्चा भी डॉक्टर ही बनता है, क्योंकि प्रेरणा जो है वो बड़ों से ही मिलती है। तो वो भी मतलब इस समय कर रही है, एमबीबीएस से ही केजीएमसी से ही कर रही है। एंड मतलब हमने भी उसको यही शिक्षा दी है कि
एक डॉक्टर बन के, जैसा क्या कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा एक सेवा जो हमें, मतलब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोगों की सेवा कर सकें, और इस अपॉर्चुनिटी को अगर हमें मिली है तो हम इसको अच्छे से निभाएं, और उसमें हम यही कर सकते हैं कि हम हर एक जनमानस की जितनी हेल्प हो सके वो करें। और इसी के संदर्भ में एक हमारा जैसे कि बहुत मन था किशोरियों की, जैसा कि आपने भी बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि मैं करती हूँ, और मैं अपने यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलेसेंट हेल्थ, मतलब जो एडोलेसेंट कहते हैं किशोरियाँ जो 10 से 19 साल तक की लड़कियाँ होती हैं, उनकी हेल्थ के लिए मैं बहुत काम करती हूँ। और क्योंकि ये एक जो उम्र का पड़ाव है 10 से 19 साल में, बहुत तरह के स्पेशली लड़कियों के उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, और ना ही केवल सिर्फ वो शारीरिक हो या मानसिक हो या सामाजिक हो, और उनको कैसे मतलब उनका कैसे हम सामना करें, हम जिससे कि हम स्वस्थ भी रहें, और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसको हम कैसे समाधान लें। तो उस पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहीं एक ऐसा प्लेस मिलना चाहिए जो आपको बिना जज किए हुए आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसकी एक पहल हमने की है, बहुत मतलब हमें बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे बच्चों के पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, बड़ों के क्या होते हैं, बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, इनका कौन ध्यान करेगा। तो दिस वाज ओनली द ग्रे एरिया कि इस एज के बच्चे कहाँ जाएं, किधर जाएं, तो उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि माहवारी जो स्टार्ट होती है, उनको काउंसलिंग, क्योंकि दिस इज़ द वन स्टेप जो कि लाइफ की बहुत चीज़ों को चेंज कर देता है महिलाओं में। तो कैसे उसका सामना करें, कैसे इसको हमें हैंडल करना चाहिए, क्या क्या ध्यान करना चाहिए, तो ये इसको हम लोग अच्छे से बताते हैं। और साथ में अगर हार्मोनल चेंजेस हैं उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। कई बात ऐसी होती हैं जो बच्चे जो हैं या किशोरियाँ होती हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते, तो वो बेहतर है कि हमारे 1-to-1 हम लोग काउंसिल करते हैं और उनको सही चीज़ का जो मतलब कि हम शिक्षा देते हैं। कैसे अवेयरनेस आप पहुंचाती हैं, क्योंकि जब हमने आपके बारे में जाना आप किस तरीके से जागरूकता फैलाती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, ये किस तरीके से आप करती हैं जो एक संदेश देने का काम है? इसमें ये है कि हम जैसे कि हम हर तरह, हमारा एम है कि हम समाज के हर पार्ट को टच करें, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों या लड़कियां हों, महिलाएं हों या शहरी हों। तो शहरी तो या फिर जो हमारे अस्पताल में इलाज कराने आती हैं, तो जो इलाज कराने आती हैं उनको तो आसान होता है कि आपके वहीं आया, आपने सब बता दिया। ये हम इसके अलावा क्या करते हैं कि जैसे स्कूलों में अवेयरनेस का काम करते हैं, और हमारा क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट उसमें हैं, तो हमारे जितने भी लखनऊ के स्कूल हैं हमारे सबके साथ मतलब कि अपना वो है कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मतलब एसोसिएशन है। और हमारी जो काउंसलर है हर महीने में कम से कम 3 या 4 हम इस तरह का आउटरीच एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम स्कूलों की बच्चियों को सारी चीज़ें समझाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, और कभी कभी मेंटल हेल्थ, कभी कभी न्यूट्रिशन हेल्थ, सब चीज़ों से उनको अवेयर कराते हैं। कैंसर जैसे कि बहुत तरह की महिलाओं में होते हैं, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कैसे बचें और क्या क्या मतलब हम कर सकते हैं स्क्रीनिंग एक तरीके से कि जिससे कि महिलाओं में कैंसर से रोका जा सके। और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है, अच्छा ये भी क्या है, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, HPV वैक्सीन, तो ये इसकी जागरूकता हम लोग बहुत बढ़ाते हैं, क्योंकि एक वैक्सीन अगर लग जाए तो इतना बड़ा जो खतरनाक कैंसर है उसको रोक सकें। और साथ में अगर कोई उनको मतलब कि शारीरिक कोई बीमारी होती है तो फिर हम अपने वहाँ बुलाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। और इसी तरह से अगर हम स्कूलों में करते हैं, कभी कभी हम जो मतलब कि स्लम एरिया होते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, और जैसे मंदिर के पास या उनके जो सेंटर होते हैं छोटे छोटे, वहाँ हम सारी महिलाएं और लड़कियों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ हम उनको सारी मतलब चीज़ें बताते हैं। तो हमारा एम ये है कि उनको ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास शायद वो साधन उतना ना पहुँच पाए, वो आ नहीं सकते तो हम पहुँच जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए।
डॉक्टर सुजाता जी, क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस सामने आया हो जो कहते हैं ना कि उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम देना, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कहा जाए कि वो यादगार बन जाते हैं, कोई ऐसा किस्सा आपके साथ? किस्से तो बहुत आते हैं और इस तरह से हो जाता है। जैसे कि एक मेरे साथ मतलब कि जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि जैसे सिजेरियन सेक्शन है, उसके ऑपरेशन के केस बहुत बढ़ गए हैं, है ना। इस जो ऑपरेशन सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं जिससे बच्चे पैदा होते हैं, आराम तो है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन भी उसके साथ साथ चलते हैं। तो उसी में एक कॉम्प्लिकेशन होता है प्लेसेंटा एक्रीटा सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा खेड़ी होती है, वो जो बच्चेदानी की जहाँ कट लगा के बच्चा निकाला जाता है उसी के अंदर घुस जाती है। एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। तो हम लोग के पास एक ऐसा ही केस आया और वो फैमिली बहुत परेशान थी, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह उस केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। किसी भी समय अगर ब्लीडिंग होती तो बहुत ज़्यादा होती है, और महिला की जान या बच्चे की जान, हमको जैसे हमने बच्चा पैदा कराया और साथ ही साथ हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है उस समय, जिससे कि महिला की जान बच सके, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेड़ी होती है वो पूरी जो यूट्रस की वॉल के अंदर घुस जाती है। तो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। तो एक लखीमपुर खीरी से एक केस आया और वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका पहले कोई भी बच्चा नहीं, कई बच्चे खराब हो चुके थे। यही एक बच्चा था जो उनकी मतलब ये एक कहते ना, यही एक जैसे दिया टाइप का था कि ये बस ठीक से बहुत परेशान रहती थी इस तरह से। बहुत काउंसिल किया उसको, हम लोग ने काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में रखा, और फिर एक रात अचानक बहुत ब्लीडिंग होने लगी उसको। देन एंड देयर हम लोगों ने इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन किया, बच्चे को भी बचाया, माँ को भी बचाया। और सच बता रहे हैं कि वो पूरी फैमिली और हम लोग भी बहुत खुश हुए कि हमने एटलीस्ट मतलब दोनों को सुरक्षित सेव कर लिया। उस लेडी ने पूरे हॉस्पिटल में कोई भी महिला अगर प्लेसेंटा एक्रीटा की आती तो सबको बताते कि आप परेशान नहीं हो, सब कुछ आपका यहाँ पे अच्छे से होगा। तो कहते ना, एक लाइव एग्जाम्पल की तरह। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, तो जो चीज़ हम कहेंगे वो शायद उतनी नहीं समझ में आए, लेकिन जो सफरर है वो कहता है तो एक बहुत बड़ी बात हो। कैसा एक्सपीरियंस रहता है मैम, जैसे आप बोल रही हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जब हैंडल करना होता है उस पर काफ़ी टाइम देना पड़ता है एक पेशेंट को, और उस पर कहते हैं ना काफ़ी रिसर्च करना, लेकिन जब वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है वो खुशी कैसी? शायद हम सोचते कि बहुत मरीज के घर में तो जो होती होगी, बट हमें भी बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट हमने मतलब किसी के लिए, जब मरीज के और उनके रिश्तेदारों पे एक मुस्कान आती है ना, तो वो शायद हमारे लिए द बेस्ट, जो हमारा मतलब कि कहते हैं ना कि जो बेस्ट थिंग है वही हमारे लिए सबसे अच्छी है उनकी मतलब लाइफ की। क्योंकि कई ऐसी हर एक की ज़िंदगी में ऐसे कई तरह के पल आते हैं कि हम लोग ही कई बार बहुत परेशान होते हैं और सामने वाला आपका कुछ भी थोड़ी भी हेल्प कर दे तो शायद कितनी खुशी होती है। तो इस तरह से मतलब हमारे लिए तो वही द बेस्ट है और हमें अच्छा भी लगता है। अगर बात करें मैम, बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम अब चलाए जाते हैं, काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम हम देख रहे हैं देश में भी चल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है क्या कि अभी भी कहीं थोड़ी कमी रह गई है महिलाओं को लेकर? कमी तो है, अभी भी है, और गवर्नमेंट बहुत कर भी रही है, लेकिन उसके लिए यही है कि जो भी सक्षम है, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, सबको आगे आना पड़ेगा। अगर हमें समाज की सेवा करनी है या समाज में सबको, महिलाओं को हमें हेल्प करनी है, तो जो भी सक्षम है, जो कर सकता है, सब लोग आएं और थोड़ा थोड़ा करेंगे। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हर कोई थोड़ी थोड़ी हेल्प करे अपने लेवल पे, तो हम शायद हर महिला को हम मतलब कि अच्छा शिक्षित भी कर पाए और सुदृढ़ भी कर पाए। मतलब कि एक तो मतलब ये मैं कर ही रही हूँ, इसके साथ अभी शायद इतना नहीं मतलब शायद नहीं पता होगा लोगों को कि मैं ऑर्गन डोनेशन की फील्ड में भी काम करती हूँ। ऑर्गन मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऑर्गन डोनेशन जो कि मतलब कि हमारे यहाँ आपको पता होगा कि अभी भी लोगों में ऑर्गन डोनेट करना चाहिए इसकी
बहुत ही जो धारणाएं गलत हैं, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। लोग सोचते हैं यार मेरे शरीर का अंग ले लेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। तो ये एक मतलब कि इस अवधारणा को भी हम लोग बहुत मतलब जागरूक कर रहे हैं। इसके पीछे की मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि क्यों हमने ये स्टार्ट किया और क्यों मेरे मन में ये बात आई कि नहीं, ये ऑर्गन डोनेशन का काम भी कर मतलब कि इसकी भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हमारे परिवार में जो हमारे ब्रदर हैं वो इनकम टैक्स में मतलब पोस्टेड थे, और उनकी कम से कम 10-12 साल पहले किडनी खराब हो गई, दोनों किडनियाँ, और वो गुजरात में थे। तो गुजरात में बहुत ही जैसे कहते हैं ना एजुकेटेड स्टेट है, बहुत ही अवेयरनेस और बहुत अच्छा स्टेट है। तो अब वहाँ पे जब किडनी खराब हुई तो वहाँ उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी। तो जो पहला ट्रांसप्लांट उनका हुआ वो कैडेवरिक हुआ, तो वो 3-4 साल तक ठीक थे। फिर उसके बाद वो ट्रांसप्लांट जो किडनी हुई थी वो भी फेल हो गई। अब हम लोग क्योंकि फैमिली मेंबर डॉक्टर हम दोनों थे, हमारे और हमारे हस्बैंड, और मेरी मदर थी। अब माँ तो माँ होती है, उसको अपना बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए। घर में हमारे किसी के उनकी हमारे जो ब्रदर थे किडनी मैच नहीं हो रही थी हमारे, जैसे उनकी वाइफ से ये किसी से। अब क्या करा जाए? फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि मैं उनकी सिस्टर हूँ, मेरी किडनी जब मैच हुई और मैंने उनको फिर डोनेट की। 2021 की बात है ये, 2021-22 की बात है ये। और 10 साल तक हमने ये देखा, जिन परिवार में किसी एक भी सदस्य की अगर जो इस तरह की समस्या से जूझता है कि जिसकी किडनी फेल हो गई, लिवर खराब हो गया और उस ऑर्गन की ज़रूरत है, किन मुश्किलों और किन हालातों से वो गुजरता है, जिस पे गुजरी है सिर्फ वही समझ सकता है। तब जब हमारे ब्रदर वहाँ ठीक हो गए, जब वो कर ही रहे थे, तो उन्होंने एक वहाँ ट्रस्ट चलाया था डोनेट इंडिया, और वो वहाँ अवेयरनेस का काम करते थे। फिर जब हमने जब उनका ट्रांसफ़र यहाँ यूपी में हुआ और हम लोग ने ये देखा, उसके बाद 10 सालों के इस एक्सपीरियंस से हमने ये सोचा कि हमारे यूपी में तो शायद अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है और हम इस फील्ड में काम करेंगे। और ये क्योंकि इसकी सच बताएं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि समाज में जो नहीं पढ़े लिखे उनमें अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखों में भी अवेयरनेस नहीं है। कुछ धार्मिक प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, आधी बॉडी जाएगी, फलाना हो जाएगा। तो कहते हैं ना, अंगदान महादान। मरने के बाद तो कोई जानता नहीं कि ऊपर क्या होगा, हमें स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे हमारे शरीर में अंग होते हैं कि जिनको, जैसे किडनी 2 है, अगर हम एक किडनी किसी को दे दें तो एक किडनी पे भी इंसान जिंदा रह सकता है। और मैं उसका आप देख सकते हैं कि मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। और किसी और एक इंसान की ज़िंदगी बच सकती है। तो इस तरह की जो बहुत तरह के लोगों को पता ही नहीं है कि लिवर डोनेट, थोड़ा सा लिवर किसी को डोनेट कर दें तो उसकी लाइफ बच जाए। तो इस चीज़ की एक जो मतलब कि धारणाएं नहीं है, जिसकी अवेयरनेस है, तो वो हमने एक नई मुहिम शुरुआत की, मैंने और मेरे ब्रदर ने। और हमने यहाँ पे जैसे कि SGPCI के डॉक्टर्स, KGMU के डॉक्टर्स, हमारी वाइस चांसलर, सबको हमने इंक्लूड किया। एवरीबडी वांट्स कि ये अवेयरनेस आनी चाहिए। दूसरा जो मतलब कि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, कैडेवरिक ट्रांसप्लांट मतलब कि जिसकी अब ब्रेन डेड हो गया है और अब वो मतलब कि थोड़े टाइम ही है उसको जिंदा रहने के लिए, फिर वो खत्म हो जाएगा। अगर ब्रेन डेड हो गया लेकिन बाकी अंग जैसे काम कर रहे हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये वो सिचुएशन तो बड़ी खतरनाक होती है, मतलब घर वाले तैयार नहीं होते। लेकिन अगर अवेयरनेस हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि एक पर्सन से 8 अंग निकाले जा सकते हैं। 2 मतलब किडनी, लिवर, आईज, पैंक्रियाज, है ना, स्किन, मतलब ये ऐसे का। लेकिन जो मेन जिससे सरवाइव करना है, जैसे किडनी है, कितने मतलब ये सब चीज़ तो हम डोनेट कर सकते हैं ना। हाँ, ये अवेयरनेस नहीं है क्योंकि वरना तो आप सोचिए कि आप जो भी आपके भी सगे हैं, उनकी किडनी किसी को दे दी गई और वो इंसान के रूप में किसी और के इंसान में जीवित है कि नहीं। लेकिन
धीरे धीरे ये अवेयरनेस हमको फैलानी है। और हमने अपना एक ट्रस्ट है, आलम्बन एसोसिएट चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको स्टार्ट किया है। माननीय गवर्नर मैम क्योंकि बहुत इसके लिए वो हैं, तो उनसे इनॉग्रेट करा है और इसको हम कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक थोड़ा हमने सोचा कि इसको भी एक करें, समाज सेवा का एक दूसरा एक ये भी स्टार्ट करें। तो इसको अभी हम लोग अपना मतलब स्टार्ट करा है। देखें जो भी आपने बताया कि ऑर्गन डोनेशन का आपने जो चलाई है मुहिम, और जिस तरीके से अवेयरनेस आप फैला रही हैं, बहुत से लोगों के अंदर मिथ होता है। और आपने भी बताया कि चाहे वो धार्मिक ऐसी कुछ मान्यताएं हों जिसमें शायद ये कहा जाता है कि अगर आप आई डोनेट करते हो तो वो धार्मिक कारणों की वजह से अगर उसका पुनर्जन्म होता है या दूसरे जन्म में वो ब्लाइंड होता है। इस तरीके से बहुत सारे मिथ हैं धार्मिक अगर उससे देखा जाए। लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपसे और दर्शकों से भी कि दर्शकों को बताइए कि ये जो मिथ फैले हुए हैं, चाहे आपने बताया कि किडनी आपने खुद एक किडनी डोनेट की है, उसके बाद जैसे कि कई सारी ऐसी डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है, ये सब जो मिथ हैं क्या ये वाकई मिथ हैं या फिर इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं? कोई भी अगर देखिए कोई भी जिस किसी का भी कोई भी करता है तो पहले तो वो स्वस्थ होता है, तो डॉक्टर्स चेक करते हैं ना। और आपका चाहे आपके कोई आपने किडनी डोनेट की हो नहीं की हो या कुछ भी किया हो, लाइफ स्टाइल तो आपकी सही होनी चाहिए ना। और हर डॉक्टर यही सही सलाह देता है कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, आप शुगर नहीं हो, डायबिटीज से बचें, आप हाइपरटेंशन से बचें। और क्योंकि ये सब क्या डिजीजेज हैं, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अपना रूटीन, अपना प्रिवेंशन सेल्फ करना पड़ेगा। तो वो तो करना ही है, चाहे हम कुछ दें चाहे नहीं दें, है ना। और वो हर पर्सन को करना है। और हमें अगर हम अच्छा खान पान रखते हैं, अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, तो आपको शुगर नहीं होगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा। आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, दो ही चीज़ तो है, एक्सरसाइज, डाइट एंड मेंटल हेल्थ। अगर ये तीन चीज़ आपकी अच्छी है तो आपको कोई बीमारी जल्दी पकड़ेगी नहीं। अनटिल अनलेस किसी को कुछ भी हो सकता है, बट मतलब कहा जाता है कुछ बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, है ना। तो ये तो करना ही करना है। और अगर आप अपने ऊपर आप सही से वर्क कर रहे हैं कि आप अपना डाइट भी ठीक से ले रहे हैं, आप अपना आप एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, और जो भी योगा है, जो ये सब करिए, अच्छा रहेगा। मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको बहुत दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर सुजाता जी, लेकिन आप जिस तरीके से एक समाज सेवा भी पूरी तरीके से कर रही हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप अपने हॉस्पिटल में भी पूरा समय देती हैं, घर पर भी आप उतनी ही एक्टिव हैं, फैमिली को टाइम देना कितना चैलेंजिंग हो जाता है? कभी कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं ये तो बहुत चैलेंजिंग हो गया है, लाइफ थोड़ी हैट्रिक हो गई है? हाँ, लगता है, बहुत बार लगता है, स्पेशली बच्चों के लिए ना। जैसे बेटा मेरा छोटा है तो लगता तो है कई बार, क्योंकि महिलाएं वही ना मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कभी ना कभी तो धराशायी हो ही जाते हैं। तो लगता तो है, लेकिन वही है कि आपको अगर आपने सोचा है कि आपको करना है तो आप उस चीज़ को, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके ऑर्गेनाइज करना, मतलब करना चाहिए हमें, और तभी हम कर पाएंगे। और फिर जब आप करते हो ना तो आपकी फैमिली भी आपके साथ आती है। बिल्कुल, वो भी आपको हेल्प कर। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है आपके साथ? अच्छा रहा। देखिए मतलब कि हम तो यही कहेंगे कि कितना भी कोई पढ़ लिख जाए, कितना भी कोई कह जाए, लेकिन आज भी महिलाओं के लिए अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो अनटिल अनलेस फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर मतलब जस्ट सपोज मैंने अगर किडनी डोनेट की तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट है, क्योंकि बिना उसके सपोर्ट के तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती ना, है ना। तो बिना फैमिली के सपोर्ट के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। रोका आपको जब आप इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही थी? हालांकि अभी आपने बताया कि आपके हस्बैंड का फुल सपोर्ट था, लेकिन उसके बावजूद लाइन है कि लॉजिक और इमोशंस में हमेशा इमोशंस ही जीतते हैं। कभी उनको देखती, मुझे अपनी माँ भी प्यारी थी, अपना भाई भी प्यारा है, तो वो सब सिचुएशनल होता है। उस समय स्ट्रांग थोड़ा बने रहें, फैमिली का सपोर्ट बने रहे, तो हर मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और फैमिली, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी जो फैमिली का कल्चर है वो सच में एक आपको ना सिर्फ सपोर्ट देता है बल्कि मानसिक जो आपको शांति देता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगर फैमिली आपकी अच्छी है, फैमिली में मतलब सब कुछ बैलेंस चल रहा है। अब देखिए अप्स एंड डाउन तो सबकी फैमिली में आते हैं, कभी दिन नहीं रहता ना, कभी रात आती है, तो लाइफ में तो उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आते हैं। कोई भी ऐसा अमृत पी के तो आया नहीं है, लेकिन उसको सब मिल के फाइट करें तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। कभी मैम ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई ऐसा कपल आया हो अपनी प्रॉब्लम लेके, जो आपको उसे मोटिवेट करना पड़ा हो? क्योंकि कई बार ऐसे केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं कि पेशेंट जो होता है वो खुद इतना डीमोटिवेट हो जाता है, हिम्मत हारने लगता है, और ऐसे वक्त में आप कैसे डील करती हैं अपने पेशेंट को? देखिए ऐसे तो हम लोग के पास बहुत आते हैं कि हर तरह के, जैसे कुछ महिलाओं को कैंसर हो जाता है, बच्चे छोटे हैं, कैसे करें, उनको हम लोग मतलब देते हैं। कुछ इस तरह के जैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की, तो फिर फैमिली जो है बहुत डिस्टर्ब होती है, स्पेशली कपल, है ना। तो और उनको जैसे इनफर्टिलिटी, कोई फ्री की सलाह देता है, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो उनको हमें बेस्ट लगते हैं क्योंकि हम सही सलाह देते हैं। और उनको मतलब कि काउंसलिंग से ही कई बार हमने देखा है कि आप उनको बहुत चीज अच्छे से समझा दो तो उसी से ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ दिनों बाद कहते हैं अरे डॉक्टर साहब हमारे प्रेगनेंसी हो गई, तो ये कई बार कोई समझाने वाला नहीं है, कोई काउंसिल करने वाला नहीं है, कोई नॉन जजमेंटल होकर के आपको सही से समझा नहीं रहा है। तो ये काउंसलिंग और कोई आपको प्यार से बोलने वाले भी कोई होना चाहिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टरी तो अपनी जगह है कि हमने ऑपरेशन कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन उसके साथ अगर हम उस पेरेंट्स को या उसके फैमिली को या उसके हस्बैंड को हम काउंसिल करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए भी बहुत आसान हो जाती है, ना सिर्फ मरीज और उसके घर वालों के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, फैमिली ससुराल मायके का लड़ाई झगड़ा, दोनों परिवार को एक साथ बैठा दिया, समझा दिया, तो वो जो चीज इतने दिनों से नहीं निपट रही थी वो एक थोड़ी देर में ही सब खत्म हो गई और अच्छे से सब हो गया। तो वो भी बहुत जरूरी है डॉक्टर्स को काउंसलिंग करना। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स इस तरीके की काउंसलिंग नहीं देते, और यही शायद चीज़ें हैं जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। और इतना नाम आपने कमाया, इतने अवार्ड आपने पाए, और जिस हिसाब से अगर आप इतनी चर्चा में है तो कहीं ना कहीं एक ये भी वजह है कि, और जितने पेशेंट हैं और बिल्कुल खुश होकर ही जाते हैं आपके पास, ये जो काउंसलिंग आप बता रही हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अगर जाते हैं डॉक्टर के पास में, पेशेंट अपनी बात रखता है तो कहीं ना कहीं उतना ही होता है जितना उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट का टाइम है, अदरवाइज वो किसी तरीके की काउंसलिंग अपने डॉक्टर से नहीं पाता है। नहीं, ये वही है ना, जो 50% काउंसलिंग, 50% तो आप इलाज कर ही रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप भी सोचो कभी भी कि अगर हम बहुत, जैसे कभी हम बहुत परेशान हैं और किसी ने आपको उस समय आपको बहुत प्यार से समझा दिया तो आप रिलैक्स हो जाते हो ना। तो वही सेम चीज़ उनके साथ है। या हमारे घर में कोई बहुत बीमार है, हम हॉस्पिटल में हैं और हम डॉक्टर से मिलना चाह रहे हैं और डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो हमें कितनी गुस्सा आती है, या नहीं मिल पा रहे और नहीं हमारा, और उसी समय डॉक्टर आए और समझा दे। होना तो वही है जो डॉक्टर करेगा, ऑपरेशन तो वही करेगा, सब कुछ वही करेगा, लेकिन समझा दिया उतने में फैमिली रिलैक्स, मरीज रिलैक्स, आपका काम आसान। आपको भी तो आसान ही हो गई कि जो चीज़ मतलब हम बाद में समझाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब चीज़ आराम से हो गया। ये आपने अपनी डॉक्टरी का पार्ट कैसे बनाया? इसलिए ये फैमिली से है, नेचर में है, या फिर मतलब कि क्योंकि जैसा है पुराने लोग, हम लोग क्या है थोड़े गांव से भी जुड़े हैं, है ना। जैसे हम लोग, हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे लेकिन हमेशा गांव से ज़रूर जुड़े रहे, और उनका ये कहना था कि चाहे किसी भी पोस्ट पे चले जाओ लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ज़मीन का मतलब है कि जब हम गांव में जाते हैं तो वो हमारी तरह थोड़ी होते हैं, मतलब इतने एजुकेटेड, लेकिन हमें उनसे भी उतना ही प्यार करना है जो अपने शहरी लोग दोस्त हैं। तो वो जो ज़मीन से जोड़ने वाली बात थी ना, वो हमको बहुत अच्छी लगती है। और हम यही कहते हैं कि जो आजकल की जो जनरेशन जो चेंज हो रही है, शायद उन्होंने एक ही पार्ट देखा कि वो शहर में पैदा हुए, शहरी कल्चर देखा, शहरी वो देखा, लेकिन वो आजकल कहते हैं ना, सभी लोग कहते हैं कि इनके में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। शायद वो तभी आता है जब आप सब ज़मीन से जोड़ करके देखते हैं किसी की परेशानी और किसी के कष्ट को। ग्रामीण महिलाओं को समझाना, उनको अवेयर करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं शहर में रही हूँ लेकिन ग्रामीण परिवेश भी मैंने उतना ही देखा है
कई जैसे कि लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते, हम जैसे बनारस के हैं तो हमें तो भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है। मतलब हम बोल नहीं सकते लेकिन मैं एक एक चीज़ समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी मदर उस तरह थोड़ा बोलती, मेरे और भी रिलेटिव ऐसा बोलते हैं। तो मुझे कभी नहीं लगा, बल्कि मैं हमेशा उनको बुलाती हूँ और उनको समझाती हूँ, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं मिलता। अच्छे लोगों को सब कुछ है, एजुकेटेड है, वो तो आराम से समझ रहे हैं, लेकिन वो बेचारा कैसे समझेगा? उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको समझाइए, और शायद उनको हमारी सच में ज़रूरत है। उनको अगर हम सही से सब कर पाएँ तो शायद हम अपने एम में। बिल्कुल, कई बार क्योंकि मैम ऐसा होता है कि कहते हैं कि कभी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई या फिर उनको एकदम बेसिक से समझाना पड़ता है, कोई ऐसी नई बीमारी आ गई, अगर आपको उसके बारे में अवेयर करना है उनको, तो काफ़ी डीलिंग हो जाता है, ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। कई बार ऐसे जो जवाब है वो सुनने को मिलते हैं डॉक्टर से। इससे तो आए नहीं है, रहते हम भारत देश में, बोली हमारी हिंदी है। और हाँ, जैसे अगर लखनऊ में तो अवधी होगी, अगर बनारस की तरफ चले गए तो भोजपुरी होगी। कोई ऐसी एकदम सेपरेट लैंग्वेज तो होती नहीं कि हम चेन्नई से आए। तो हम नहीं सीख रहे, तो ये तो हमारी गलती है। हमें तो ये आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा भाई? आपको तो आना चाहिए ये। और आपने क्या कहते हैं, अगर डॉक्टरी पेशा चुना है तो आपको तो सब चीज़ आनी चाहिए। ये सब आप कैसे मरीज की हिस्ट्री लोगे, कैसे मरीज की प्रॉब्लम को समझोगे? और उनको तो बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, आप उनको मोटा मोटा समझा दो, बेचारे वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो उनको तो बहुत, और मेरा तो बहुत लोग कहते भी हैं कि देखो, अगर कोई गांव का मरीज है या इस तरह के परिवेश का मरीज है, तो अगर डॉक्टर साहब का मरीज है तो इसका तो बहुत ध्यान रखना। मैडम को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगी कि आपने उसका ध्यान नहीं रखा। मैं स्पेशली आई टेक केयर ऑफ ऑल दोज वुमेन्स हु बिलोंग्स टू सच टाइप ऑफ द फैमिली, और जो बेचारी वैसी होती, मैं तो सोचती हूँ उनका कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मैं कुछ कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत मन में बहुत जो खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती उनको हेल्प करने की। अभी आप ये जो अवेयरनेस के इतने प्रोग्राम्स चला रहे हैं, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हुआ उसका? हाँ, लोग बहुत पूछते हैं, और कई लोग जैसे फ़ोन भी करते हैं कि मैडम हमारे घर में ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, या जैसे मैंने ऑर्गन डोनेशन वाली बात की, तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ऐसे हैं, कैसे करें बताइए। और एकदम अचानक नहीं फैलेगी, हम भी जानते हैं, धीरे 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 कुछ बढ़ेगा ही ये, और धीरे धीरे हम लोग कोशिश भी लगे हैं कि इसको थोड़ा बेहतर कर। लेकिन आपको क्या लगता है अभी और कौन से बदलाव लाने की ज़रूरत है? क्योंकि आप तो लगातार काम कर रही हैं, आप लगातार अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हैं, महिलाओं को जोड़ रही हैं, उनकी सारी समस्याओं को इतने अच्छे से सुनती हैं, खुद काउंसलिंग कर रही हैं, डॉक्टरी का एक पार्ट उससे बनाया, ये बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन उसके इतर कौन से बदलाव अभी लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है? हमें तो ये लगता है कि हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हो या शहरी, आत्मनिर्भर की वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। छोटा काम करो, बड़ा काम करो, कैसा भी काम करो, लेकिन अपना सेल्फ वो जरूरी है। तो वो तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे अभी भी। हम लोग को सबको उनको सपोर्ट करने के लिए कैसे उनको आगे बढ़ाएं, बहुत तरह की स्कीम है, उसमें उनको लाया जाए, उनको मेन उसमें ला करके जोड़ा जाए, और उनको कैसे कैसे बहुत तरह के रोजगार दिए जाते हैं, छोटे छोटे ही करें, लेकिन हर महिला आत्मनिर्भर हो। ऐसा नहीं कि किसी और पे डिपेंडेंट है, जब वो पैसे दे तो आप काम वो खाएंगे पिए, ऐसा नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट तो कुछ परसेंट तो होना चाहिए, चाहे हर तरह, चाहे किसी भी ग्रामीण है तो अपने हिसाब से करें, शहरी है तो वो। कई बार मैम ऐसा सुनने को मिलता है कि महिलाएं जो हैं उनके लिए इतनी चैलेंजिंग हो जाती है उनकी खुद की लाइफस्टाइल की, वो खुद पर ध्यान नहीं देती हैं। बहुत बार सभी महिलाएं नहीं देती हैं, इनफैक्ट फैमिली और परिवार को देखते देखते वो शायद अपने लिए भूल जाती हैं, बच्चों को देखते देखते। ऐसे में क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं? कई बार ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनकी अनदेखी लोग अक्सर कर जाते हैं और वो आगे चल के एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। सबसे पहले तो इसी पर जानना चाहूँगी कि कैसे उस पर काम करना चाहिए, और बिल्कुल अनदेखी या फुल डाइट लेना। देखिए, महिलाओं की जो कि लाइफ का जो शुरुआती वो किशोरावस्था से शुरू हो जाती है, कि भाई जब किशोरावस्था 11 से 12-13 साल में लड़की पहुंचती है, तभी बहुत तरह के बदलाव होते हैं, मासिक धर्म शुरू होता है और ब्लीडिंग हो रही है, ये है। तो हम लोग को वहीं से महिलाओं की जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, है ना। शरीर में खून की कमी ना हो, तो
तो आयरन की गोली लें, और जो रक्त बढ़ाने वाले जो मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लें, है ना। और जैसे अब फिर क्या है, उसके बाद शादी होती है तो प्रेगनेंसी हो रही है, तो प्रेगनेंसी में अच्छा ख्याल रखें अपना, जिससे कि बच्चा भी स्वस्थ हो और खुद भी स्वस्थ रहें। तो आयरन की टैबलेट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनकी बातों को माने। और इसी तरह के पड़ाव में जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप अपने ऊपर अब ध्यान, जब आपका मेनोपॉज आने वाला है तो आपको तब पता चलेगा आपकी हड्डियां भी कमजोर हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप फिर अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कैल्शियम की टैबलेट लें, और टाइम बाय टाइम जो मतलब कि स्क्रीनिंग होती है फॉर द कैंसर्स के लिए, उसको हम जरूर कराएं। जैसे सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है हर सरकारी अस्पताल में, आप जाएं, उसको टेस्ट कराएं, मतलब कि एटलीस्ट वी कैन प्रिवेंट इट ना। ब्रेस्ट की है तो उसको स्क्रीन कराएं, और कैल्शियम की टैबलेट लें, और फिर अपने ऊपर की हम अपनी जो डाइट है उसको अच्छा रखें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, वेट कंट्रोल में रखें। तो ये सेल्फ अपना तो केयर खुद ही करना पड़ेगा, स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सच बताएं कई बार तो मल्टीटास्किंग करती हैं। बिल्कुल। सशक्त नारी के लिए आपके लिए क्या डेफिनेशन है, क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? सशक्त नारी सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहते अच्छे से वो स्पीच दे रही हो, बल्कि सबसे पहला कि वो आत्मनिर्भर है, और जो भी काम कर रही है वो अपना ईमानदारी से कर रही है, और समाज की जो दूसरी महिलाएं हैं उनके बारे में सोच रही है, और उनको भी ले जाना, आगे बढ़ाना चाहती है। तभी, क्योंकि वो खुद तो बन गई, लेकिन जब तक कि वो सारी महिलाओं को नहीं लाएगी तो फिर सशक्त नारी हम अकेले रह के क्या करेंगे। हमको तो पूरे समाज की सारी महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो ये था हमारा आज का खास सफर डॉक्टर सुजाता जी के साथ, एक ऐसी नारी शक्ति जिन्होंने अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से न सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि समाज में भी एक गहरी छाप छोड़ी है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि जब एक महिला ठान लेती है तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। वो न सिर्फ खुद के लिए रास्ता बनाती है, बल्कि औरों को भी रोशनी दिखाती है। सशक्त भारत की कल्पना सभी साकार को सकती है, और उसकी जो सशक्त है डॉक्टर सुजाता और ऐसी महिलाएं उसे बदलाव का प्रतीक है। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर ऐसे ही सशक्त नारियों की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है, जो समाज और देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक पहुंचे हर वो कहानी जो न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की नींव भी रखती है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर करें नारियों के अद्भुत योगदान का सम्मान, क्योंकि जब नारी सशक्त होती है तभी राष्ट्र सशक्त होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।